सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, इस्लामाबाद हम देख रहे हैं जी एक बार फिर एहतजाजी सियासत का मरकज़ बनता हुआ हमें अनकरीब दिखाई दे रहा है। इमरान खान को हुकूमत में आए हुए अगर देखा जाए 1 साल मुकम्मल हुआ है और अपोजिशन ने बाकायदा फैसला कर लिया कि हुकूमत को अब मजीद चलने नहीं दिया जाएगा, यानी हुकूमत नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगा। पूरी अपोजिशन का मुतालिबा अगर देखा जाए सिर्फ एक है कि हुकूमत को किसी भी तरह घर भेज दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके घर भेज दिया जाए। अच्छा, इस मुतालिबे को अपना मंसूर बनाकर हमने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च का बाकायदा ऐलान कर दिया। अच्छा, अब इमरान खान साहब की अगर हम बात करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बार बार क्या कहते दिखाई दे रहे हैं, यही कह रहे हैं कि NRO किसी कीमत नहीं दिया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को NRO नहीं देंगे। अच्छा, मुल्क नाज़रीन अगर हम देखें, सिचुएशन की बात करें, मुल्क कर्जों की लपेट में है। सरहदों को देखें तो सरहदों पर कशीदगी बरकरार है। अफगानिस्तान और अमेरिका का मामला इस वक्त फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका है और इसी के दरमियान एक बड़े एहतजाज की तैयारी की जा रही है। अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। अपोजिशन जमातें चाहती थी कि एहतजाज की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं मानूंगा, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अक्टूबर में ही मार्च का ऐलान कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये कि अब होगा क्या मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से इस्तीफ़ा लेने में कामयाब हो सकते हैं या ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है? क्या अपोजिशन जमातें अमली तौर पर प्रैक्टिकली इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगी? अगर ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया तो इससे मुल्क को कितना ख़तरा, कितना नुकसान पहुंच सकता है? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए जिन मेहमानों को हमने प्रोग्राम में आज दावत दी है, उन तमाम मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब्दुल्ला साहब वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। और इसके साथ PTI से हमारे साथ मौजूद है शौकत बसरा साहब, अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं। बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सायरा अफजल साहिबा भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगी। सारे साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल मैं बसरा साहब आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो हुकूमत जो है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ही होता है जी अब आगे क्या होगा, सिचुएशन से कैसे निपटा जाएगा। इमरान खान साहब कहते थे शौकत साहब कि ऑपोजिशन जब चाहे एहतजाज कर ले, जितना मर्जी बड़ा एहतजाज कर ले, मैं उन्हें कंटेनर दूंगा। तो क्या अब हम यही पूछना चाह रहे हैं, आप क्या बताने के लिए तैयार है कि कंटेनर तैयार करवा लिया आप लोगों ने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को देना है, या इस पर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे PTI U-turn लेगी गई कि कोई कंटेनर की बात हमने की ही नहीं थी? डॉक्टर फिजा, मेरे ख्याल में मीडिया कोई ज़्यादा ओवर एक्ट कर रहा है और ज़्यादा संजीदा ले रहा है। इस बात को कुछ ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसने कहा है मौलाना साहब धरना देंगे, जलसा जुलूस करेंगे? ये बिल्कुल खाम ख्याली है, कुछ नहीं होने जा रहा। ये आज आपको ये मैं पहले बात कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अगली बात करता हूँ जो आप सवाल आपने किया है। मौलाना साहब जी फेस सेविंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, वो दोनों जमातें जो इस वक्त खुद प्ली बार्गेन कर रही हैं और पता नहीं कब इन्होंने पैसे दे के रातों रात फरार हो जाना है, वो जो मौलाना साहब को इस्तेमाल करना चाहती हैं। मौलाना साहब बड़े सियाने हैं, पुराने तजर्बाकार आदमी हैं, वो हर बात को समझते हैं, उनको ऐसे टेकअप ना करें। लेकिन अब आपकी प्रपोजिशन पे आ जाते हैं कि मौलाना साहब धरना दे रहे हैं, अब ये सिनेरियो है। तो डॉक्टर फिजा देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ना सिर्फ ये कि हमने खुद 126 दिन का धरना दिया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर जब बने उन्होंने तकरीर की कि ये धरना दें, हम इनको कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, और खाने में एक डिश ऐड कर देते हैं जो शायद बलूचिस्तान या KP में मौलाना साहब को आजकल नहीं मिल रही, हलवा जो है वो हलवा भी प्रोवाइड करेंगे। देखिए क्या बातें करती हैं। ये आपको याद होगा डॉक्टर फिजा, यही वो लोग थे, अभी सिद्दीकुल फारूक साहब बैठे हुए हैं, उस वक़्त धरना हराम था, आज हलाल है। उस वक़्त रियासत के ख़िलाफ़ साजिश थी। उस वक़्त हमें कहा जाता कि यहूदियों के एजेंट है और यहूदियों के एजेंडे पे चल रहे हैं। अब इनको अगर थोड़ा सा गिरेबान में झांक के पूछें ये किन के एजेंडे पे चल रहे हैं। एक तरफ मोदी पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है,
पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है, LOC पर फायरिंग हो रही है, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। कश्मीर में 60 दिन हो गए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर कोई दवाई नहीं है, कोई खाने की चीजें नहीं है, और मौलाना साहब कहते हैं मोदी करेगा भारत पाकिस्तान पे हमला और मैं करूंगा इस्लामाबाद पे कब्जा। अब बताइए क्या एजेंडा है? दोनों के किसी एजेंडे में फर्क नजर आ रहा है आपको? चले सदीक फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर फिजा सिर्फ एक बात कह दूं, कह दूं तो गलत नहीं होगा। एक बात कह दूं आपको डॉक्टर फिजा, ये आए, जी। ये इनकलाबी धरना हो, ये एहतजाज हो, जलसा हो, जुलूस हो, धरना हो, इनको बिल्कुल कुछ नहीं कहा जाएगा, इनको फैसिलिटेट किया जाएगा, लेकिन फिर वही बात, कानून हाथ में नहीं लेना होगा। आए सत बिस्मिल्लाह जी आया ठीक है, कानून हाथ में नहीं लेना होगा। यानी अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो ठीक है, हुकूमत पूरी तरह से तैयार है निपटने के लिए। ठीक है जी। सदीक फारूक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। बसरा साहब ने कहा कि आप लोग अब किसके एजेंडे पे चल रहे हैं, ऑपोजिशन क्या चाह रही है, ऑपोजिशन में कोई पूरा तैयार है, कोई आधा अधूरा तैयार है। जी हाँ जी, धरना होगा, एहतजाज होगा। सदीक फारूक साहब ऐसा क्या हो गया मुल्क में कि धरने की जानिब जाना है, एहतजाज की जानिब जाना है, और जो मुल्क की सिचुएशन है वो आपने ऑलरेडी देख ली, आप भी देख रहे हैं, मैंने भी प्रोग्राम के आगाज में हर चीज मेंशन कर दी। क्या इस टाइम पे हमको एहतजाज या मार्च अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ अगर मुल्क की बात की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर फिज़ा, मैं आपके प्रोग्राम में आज पहली दफ़ा आया हूँ। ये जो बात बसरा साहब ने की है कश्मीर के हवाले से, मैं ज़रा सी ये बात कर लूँ। ख़ुद इनके लीडर इमरान खान ने कहा था कि मोदी कामयाब हो जाए इलेक्शन में तो उससे कश्मीर के मसले के हल पे बात होगी, और उनको कामयाबी दिलाने के लिए उससे पहले सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत के लिए वोट भी इमरान खान साहब ने दिया मोदी साहब को, और फिर अभिनंदन को एन इलेक्शन कैंपेन में छोड़ा। फिर 300 जो कैदी भारतीय थे पाकिस्तान में वो भी इलेक्शन कैंपेन में छोड़े चले जाएं, वो दुआएं भी दी। तो अब तो मोदी उनका यार आ गया है ना, वो चाहते थे कि मोदी इलेक्शन में कामयाब हो, तो उसकी कामयाबी के लिए आपने रास्ता हमवार किया। दूसरी बात इन्होंने फरमाई है कि मौलाना बड़े समझदार हैं, तो मौलाना ने ये इन्होंने कहा है, इन्होंने अब सर्टिफिकेट दे दिया है, तो मौलाना समझदारी से ये सारा काम कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये है कि जी दो पार्टियां, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले ये कहा था कि अगर मजहबी कार्ड इस्तेमाल होगा तो हम साथ नहीं देंगे। फिर उन्होंने अपना जनवरी का ऐलान किया, ठीक, फिर उसके बाद मुलाकातें हुई, फिर उन्होंने कहा नहीं हम पहले भी हम अपना बदल सकते हैं अपना इरादा फैसला। जनाब हमारी पार्टी का 4 दिन पहले जो मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ, मैं उसमें बतौर मुबस्सिर शरीक हुआ, और उसमें यही बात थी कि ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मौलाना जो हैं वो नवंबर कर लें, हम जाके बात करेंगे। अब जब मौलाना ने 27 अक्टूबर की है तो ये नवंबर ही हो गया, इसलिए कि वो 27 अक्टूबर से शुरू करेंगे और आराम आराम से आएंगे इस्लामाबाद तक। धरना होगा पुरअमन। लेकिन शौकत बसरा साहब की एक और बात की मैं तरदीद इधर ही कर दूं, ये कहते हैं जी आया नू, इनके खैबर पख्तूनख्वा सूबे के चीफ मिनिस्टर तो कहते हैं हम एक बंदा नहीं जाने देंगे सूबे से। तो ये पहले अपने खुद पार्टी के अंदर कोई एक बात कर लें कि इनकी सोच क्या है। इमरान खान ने कहा था मैं कंटेनर दूंगा और बिरयानी भी दूंगा और बकौल इनके हलवा भी, तो तैयार करें हम इंशाल्लाह, वो भी आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं, फिक्र ना करें, पीपल्स पार्टी भी आ रही है। लोग आपने ये कहा अच्छा, कि ऐसी क्या सूरत हाल हो गई है कि आप लोग धरना जो है वो देना चाहते हैं और आप लोग बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए पहली बात यह है कि ये इंतखाबात जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फॉर्म 45 जो अंदर रिटर्निंग अफसर जो है वो भर के देता है और उस पर हर पार्टी के और हर उम्मीदवार के नुमाइंदों के दस्तखत होते हैं, पोलिंग एजेंट्स के 95% फॉर्म्स पर दस्तखत ही नहीं। लिहाजा ये इलेक्शन इनके नतायज हम नहीं मानते। और आपको याद होगा, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी हैं और एंकर पर्सन भी, कि सारी अपोजिशन ने मुस्तरद करते हुए वसी तर कौमी मफाद में हल्फ उठाने की बात की थी, बैठे हमने इनके साथ ताउन। दूसरी बात, मईशत जिसको इन्होंने कहा था 100 दिन में हम यूं कर देंगे, फारूक साहब जब आपने वसी तर कौमी मफाद में हल्फ उठा ही लिया था तो उस बात को इशू बनाना बनता नहीं है ना। जल्दी से गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो गई। जब आपने मुल्क के मफाद में हल्फ उठा लिया तो फिर आप दोबारा 1 साल बाद क्यों फिर? जी जी मैं जवाब देता हूं।
मैं जवाब देता हूं उसका भी, लेकिन मुझे पहले जो आपने कहा था क्यों कर रहे हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। आप फिक्र ना करें, आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी 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 नहीं, एक मिनट। दूसरी बात यह है कि मईशत जो है, कल और आज उनसे मिले हैं फिर इमरान खान से, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता हमें बचा लो और इस मुल्क को बचा लो। और इस मुल्क में जो सनतों का क्या हाल है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी हो गई है, जीडीपी आधे से भी नीचे गिर गई है, इन्फ्लेशन 13 से ऊपर चली गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने बढ़ा दिया है, और ऊपर से तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, फॉरेन रिमिटेंसेस कम हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एतमाद लोगों को रहा नहीं है। और एक और बात, जो गए हैं अभी मुल्क से बाहर जाके अमेरिका में, सबसे जो तबाहकुन बात की, हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई, क्रेडिबिलिटी ख़राब की कि जी अलकायदा को हमारी फ़ौज ने और एजेंसियों ने तरबियत दी है। तो खुदा का खौफ करो, आप मुल्क के वज़ीर आज़म और अलकायदा को हमने तरबियत दी है और हमारी फ़ौज ने। ये आप फ़ौज के दोस्तों दुश्मनों, पाकिस्तान के दोस्तों दुश्मनों क्या कर रहे हो? ये वो गवर्नेंस का हाल इनका देख लें। ये वो 4 चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि इनको अब हटाना चाहिए। वो जो वसी तर मफाद ये था कि इनको थोड़ा मौका मिले। हमने तो जब लबैक ने धरना दिया तो हमने उसमें भी इनका साथ दिया। कश्मीर के हवाले से जॉइंट सिटिंग अपोजिशन की थोड़ा मौका जो होता है, अगर 5 साल का टेन्योर होता है उसका थोड़ा मौका आधा तो होता है, 2.5 साल तो होते हैं। मतलब आप एकदम से 1 साल के बाद कहते हैं थोड़ा मौका, ठीक है। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ आने थे, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ सिद्दीक साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, अच्छा बिस्मिल्लाह तो करते हैं, इनकी बिस्मिल्लाह अच्छी नहीं है। जी जी हाँ जी, अब ये 2 सियासतदान बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे अब अब्दुल्ला साहब आपकी बारी कहाँ आएगी? जी अब्दुल्ला साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब मुल्क की जो सूरत हाल है, ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल हमारा मुल्क क्या हो सकता है? और अगर वाकई खुदा ना ख्वास्ता पुरतशद्दुद सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, फिर क्या होगा? ऐसी बात नहीं है, 2 सियासतदानों में तीसरा आदमी ऐड कर लें। जवान नस्ल जो है किसी से पीछे नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो है ज़ाहिर है एहतजाज जो होते हैं, अब्दुल्ला साहब आपने अपने को जवान कह दिया है ना, और ख़ास तौर पे अगर वो पुरशद्दत हो। मैं तो तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह हूँ, कमाल कर रही हैं। अच्छा, तहरीक नौजवानान के, ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। जी देखिए जी 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 प्लीज़ जी देखिए जो हकीकत है कि कभी भी पुरतशद्दुद जो होते हैं वो किसी मुल्क के लिए भी अच्छे नहीं हुआ करते। और एक ऐसी सूरत के अंदर जब हमारी इकॉनमी का भी मसला हो, FATF की भी तलवार लटक रही हो, दूसरी तरफ कश्मीर का मसला जो है वो बहुत एक गंभीर सूरत हाल में दाखिल हो गया हो, और अक़वाम आलम ने बिल्कुल किसी किस्म का हमारे साथ ताउन ना किया हो, UNGA के अंदर एतमाम हुज्जत भी मुकम्मल हो गया हो, और अब हमें ये समझ आ गई है कि जो करना है वो पाकिस्तान को खुद करना है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हम स्टेट के साथ, रियासत के साथ अगर उलझाव पैदा करेंगे तो ज़ाहिर है इससे खैर बरामद नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये एक जमहूरी अमल है, और जमहूरी अमल के लिए ख़ुद ज़ाहिर है हुकूमत माजी के अंदर कह चुकी है, लेकिन साथ ही साथ जो है घबराहट है, हुकूमती हलकों के अंदर, मुक़्तदर हलकों के अंदर घबराहट मौजूद है। और घबराहट इसलिए है क्योंकि जिस किस्म की कंडीशंस बन रही हैं कि एक तरफ अमेरिका जो है वो इनखला के लिए पर तोल रहा है अफ़गानिस्तान से, दूसरी तरफ कश्मीर पर दबाव बढ़ रहा है, और पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर हुकूमत पे कश्मीर और महंगाई और दीगर मामलात के हवाले से दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये हकीकत है कि जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान क्राउड पुलर्स हैं और लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, और बाकी तो छोड़ें लाखों लोगों को। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि क्या 10-15 हज़ार लोग भी आ जाएं इस्लामाबाद में, तो क्या इस्लामाबाद मुतहम्मल हो सकता है? जब हमने देखा PTI का धरना जारी रहा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कथा कलामी के लिए बिल्कुल माजरत, मुझे ये समझ नहीं आती। आपने कहा जी इतने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, चले लोगों को इकट्ठा वो कर लें। वैसे लोग इतने अगर उनके सपोर्टर होते हैं, उनको वोट ही मिल जाते, इलेक्ट होते, असेंबली में होते, चले खैर लोगों को किसी तरह वो इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जो मदरसे के बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, उनको इकट्ठे करके जब सड़कों पर लाया जाता है, नारे लगाएं, अपना गला फाड़ें, ये करें वो करें, तपती धूप में बारिश में एहतजाज करें, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। उन बच्चों का काम है यहाँ पे के नारे लगाना, फिर उनमें से टिकट कितनों को मिलते कि जाएँ जाके ज़रा आप भी मुल्क के लिए खिदमत करें सियासत में, वो सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं बच्चे। डॉक्टर फ़िज़ा, मैंने क्योंकि प्रोग्राम देखे हुए हैं, ख़ुद भी गया हुआ हूँ JUI के प्रोग्राम्स में,
जहाँ तक आप कहेंगे कि नारे लगाने के लिए मदरसों के बच्चे, क्या मदरसे इतने हैं कि पाकिस्तान में लखूखा मदरसे जो हैं वो मौजूद हैं? ऐसा तो नहीं है। और फिर क्या जब सियासी तंजीमों ने इलेक्शन कैंपेन की या जलसे जुलूस किए तो क्या उसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं आए थे, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स नहीं आए थे? सिर्फ ये मदरसों के ऊपर ही क्यों इल्ज़ाम लग जाता है कि मदरसों के बच्चे जो है वो बाहर निकलते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में एक ख़ास सोच के लोग मौजूद हैं और वो ख़ास सोच के उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, उसमें बड़े भी शामिल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद मैच्योर लोगों की होती है। और दूसरी तरफ यह है कि अपोजिशन जो है वो भी अगर उनका साथ दे रही है तो फिर मामलात जो हैं वो गंभीर होते चले जाएंगे। मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस सिलसिले में मुलाकात के लिए उनसे टाइम लिया था, लेकिन वो उस टाइम पे मैं मौजूद नहीं था, और जब मैं मौजूद हुआ तो वो DI खान चले गए थे। मेरे ख्याल में एक आध दिन में मेरी मुलाकात होगी। मैंने उनको रियासत के जो हालात हैं इस टाइम पे, मैं उनको पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रियासत के मुश्किलात जो है वो उनके सामने रखूं और उनको कन्विंस करूं कि पाकिस्तान जो है इस सूरत हाल के अंदर कश्मीर पे इत्तेहाद मांगता है और मुत्तहिद होके हमें मुतहर्रिक होके एक मज़ाहमियत हिंदुस्तान के जो डिज़ाइंस हैं उनके ख़िलाफ़ करनी है। मौलाना साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में उनको जिस अंदाज के अंदर उनके ऊपर की कि उनके ज़ात के, हाँ डॉक्टर साहिबा, जो उनकी ज़ात के हवाले से जो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी तल्ख बातें कर दी गई जिनका अजाला ज़रूरी है। बहरहाल वो एक सियासी और दीनी जमात के सरबराह हैं, उनका एहतराम, हर शख्स का एहतराम, वो चाहे कोई भी हो। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आप कह रहे हैं इनकी जात के बारे में ऐसी बात है कि इसका अजाला जरूरी है, तो फिर बसरा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अगर मौलाना साहब अपनी जात के बारे में बातों को क्लियर करने के लिए अजाला करने जा रहे हैं तो उसमें मुल्क का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? मुल्क में जारी बात है, एहतजाज किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, इन्हीं लोगों की बातें ना जो आप लोग जब धरना दे रहे थे 126 दिन का, तब बातें की जाती थी मईशत का पहिया जाम हो गया, हमारा नुकसान हो रहा है, इंटरनेशनली हमारे बारे में बातें हो रही है कि हम यहाँ पे धरने दे रहे हैं, यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं है, इकोनॉमी को कितना लॉस होता है, ऑलरेडी हम मईशत के लिहाज से लॉस में जा रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के रिस्क अलग होंगे, वाकयात इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आ रही बसरा साहब, मिलियन मार्च हो रहा है, ये आज़ादी मार्च हो रहा है, वतन बचाओ मार्च हो रहा है, क्या हो रहा है ये? या फिर ये नामूसे रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मार्च हो रहा है, या फिर टू कट शॉर्ट इक़्तिदार मार्च हो रहा है, कुर्सी मार्च हो रहा है, इस्लाम मार्च नहीं इस्लामाबाद मार्च हो रहा है? डॉक्टर फिजा, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। आपने बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बिल्ली को थैले से बाहर निकाल के टेबल पे रख दिया है पूरी कौम के सामने। आप अंदाजा करें कि नामूसे रसालत, हम सब लोग, हमारी जान माल औलाद सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, हमारा जीना मरना उस हस्ती के लिए है। अंदाजा करें उस हस्ती को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और पर्चियां का, अगर आपके पास अगर पर्चियां मौजूद हो डॉक्टर फिजा, वो निकाल दीजिए। आप अंदाजा करें अपनी सियासत को बचाने के लिए, लोगों का माल बचाने के लिए किस तरह नामूसे रसालत का नाम लिया जा रहा है। नामूसे रसालत मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनको ये यहूदियों का एजेंट कहते थे, और वो जो धरना दिया था कहते थे ये यहूदियों का धरना है, ये यहूदियों की साजिश है, ये रियासत के खिलाफ साजिश है। जब वो UNO में गए डॉक्टर फिजा, मैं समझता हूँ जिस तरह उन्होंने मुसलमानों का, पाकिस्तान का और कश्मीर का मुकदमा पेश किया है, इन 70 साल वालों को जिनको स्वाय लूटमार और करप्शन के कोई काम नहीं था, जिनकी मोदी के साथ जाती यारियां थी, जो बाकायदा शादियों में बगैर वीजे के आते थे। अभी सिद्दीकुल फारूक साहब को कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे तो मुझे तो याद आ रहा था, ये वही मोदी है जिसको आप साड़ियां देते थे, आमों की पेटियां देते थे, सज्जन जंदाल को बगैर वीजे के पहाड़ियों में मिलते थे। आज अगर कोई शख्स पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहा है दुनिया के सामने, आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं? मैं फिर आपको कह रहा हूं, देखिए ना इनका एजेंडा क्या है। डॉक्टर फिजा, आपने सही कहा। एक मिनट डॉक्टर फिजा, नामूसे रसालत, जी कश्मीर इलेक्शन, इनसे ये पूछे आज 14 महीने गुजर गए हैं, अगर आपके पास कुछ सबूत थे तो किसी अदालत में लेकर गए हैं? तो मैं अब्दुल्ला हमीद गुल, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे माशाल्लाह बहुत हैंडसम और बड़ा विजन रखने वाले आदमी, उनसे ये कहूंगा, ये इनको बिल्कुल कहने की और मनाने की जरूरत नहीं है। इनको ये कट्टी कट्टा निकाल लेने दें। ये जो ब्लैकमेलिंग है, जो प्रेशराइज करना है, बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को पैसे लिए बगैर छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं एक और बात बताऊं, बड़ी अहम, मौलाना साहब के पास आज से 4 दिन पहले कुछ दोस्त गए थे, मौलाना साहब के सामने इसी तरह फाइलें रखी गई थी, उनके अपने दोस्त थे,
और वो दोस्त उसके बाद कमरे से 2 मिनट बाहर चले गए थे। बोल रहे हैं। जब वापस आए थे तो मौलाना साहब पसीने में शराब साहब, आपका पॉइंट है कि सदीक फारूक साहब मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए बसरा साहब की बहुत सी बातों का जवाब आप देना चाह रहे होंगे। बिल्कुल पूरा जोर लगाएं और धरना दें, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। चलें जी, आप थोड़ा जोर अब कम कर दें। दूसरी बात सदीक फारूक साहब, आप ना करप्शन की बात किया करें, लूटमार की बात किया करें, कमीशन की बात किया करें, बाकी बातें छोड़ दें, वो आपका एजेंडा नहीं है, अब वो बातें किया करें। चलिए जब आप बात करने देंगे बसरा साहब से फारूक साहब बात करेंगे, जो भी करेंगे। जी सदीक साहब बोलिएगा, फिर ब्रेक पे जाने में पहली बात तो ये है जी जी कि ये जरा जल्दी शौकत बसरा साहब ISI में हैं, IB में हैं, स्पेशल ब्रांच के एजेंट हैं, पता है कि फला लेके गया था, फौज, हम फौज बैठे हुए थे, तो आप उसके एजेंट हो। अच्छा बसरा साहब जरा आप उसके एजेंट हो। बसरा साहब आप पॉइंट्स लिखते जाएं, आप ISI के एजेंट हो। मुझे ब्रेक पे जाने, सदीक साहब के पॉइंट्स का जवाब मैं आपसे लूंगी ब्रेक से आने के बाद। जी हमें अपनी फौज पे फख्र है। ये पूछता हूँ, मेरा ख्याल है बसरा साहब, अच्छा बसरा साहब आप उनको बोलने तो देना, मुझे नहीं करने देंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। तो फौज के खिलाफ बात मत करें, ये जो इदारों के खिलाफ बसरा साहब आपने नहीं बोलना, ठीक है जी सदीक फारूक साहब। किस हैसियत में यार, बस कर यार, फौज तेरी रह गई है, फौज मेरी फैमिली के 3 आदमी शहीद हो चुके, फौज पता नहीं क्या बातें करते हो। रुक जाओ एक मरतबा, अपनी बारी पे बात करना। आप मैंने ये कहा है कि आप किस हैसियत में वहां बैठे थे, ठीक है बसरा साहब, ये फला फाइलें लेके गया है। एक दूसरी बात आ जाए, मेरे भी दूसरी बात आ जाए, मेरे दोस्त हैं जनाब, बताइए बात ये। सदीक साहब दूसरी बात बताइए जी। मैं बात करूं या ना करूं फिजा? जी करें 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 जी कीजिए। दूसरी बात ये है, जरा उनको बोलने दें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर आपको मैं मौका दूंगी के हवाले से लबैक ने बसरा साहब, फिर मैं फिर आपके साथ बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। दूसरी बात यह है, नामूस रसालत के हवाले से जब धरना हुआ, PTI का ग्रुप वहां गया, PTI का ग्रुप वहां जाके बैठा, 23 दिन जो धरना हुआ उसमें ये गए थे। जब अब उन्होंने धरना दिया लबैक वालों ने, तो हमने इनका साथ दिया और वो धरना 3 दिन में खत्म हुआ, ये बात याद रखें। दूसरी बात ये कहते हैं जी करप्शन, और जनाब हमारे खिलाफ अभी इलेक्शन कमीशन में हो गया ना आपका फॉरेन फंडिंग का मामला, आपका एक बंदा डीसीट हो गया, उसकी कितने वोट जाली निकले हैं। आपके इमरान खान की अपना जो कंपनियां निकली हैं ऑफशोर, उसने खुद ऐलान किया हाँ मेरी हैं। आपके इमरान खान ने 2002 में काला धन सफेद किया परवेज मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम में। आपके इमरान खान की बहन ने अभी 2017 में 3 अरब रुपए की जो जायदादें हैं उनकी UAE में, इस फैमिली की मेंबर सबसे बड़ी शौकत खानम की डायरेक्टर 3 अरब रुपए उसने सफेद किए हैं। और फिर उसके बाद भी जो जायदाद सामने आई 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया। आप बड़े साफ सुथरे आ रहे हो, ये करप्शन है। हेलीकॉप्टर का केस आप पर है, और आपकी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पिशावर मेट्रो का एशियन डेवलपमेंट बैंक लेके आ रहा है, उसने बता दिया कि किस किस ने करप्शन की है। और अभी ये बातें मीडिया पे आ गई हैं कि जो पंजाब में वजारतें बटी हैं, पैसे लेके दी गई हैं वहां वजारतें। जिस तरह के वजीर, कभी आप कहते हो 200 की हमारे पास बड़ी तजुर्बाकार टीम है, 5 महीने के बाद उनको सबको पास करते हो, 7 महीने के बाद हटा देते हो, फिर IMF की टीम आ जाती है, आप फिर अपनी टीम तब्दील करने के लिए बैठे हो। आपका हाल ये है कि लोगों के मुंह से रोटी छीन लिया और लोग आपकी बजाय लोग आर्मी चीफ के पास जा रहे हैं। शर्म करें, आप डूब मरे, आपकी क्या कारकर्दगी है। इस कारकर्दगी से आप ब्रेक का जान छुड़ाने के लिए बात तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सदीक फारूक साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और शौकत बसरा साहब। आपने भी काफ़ी बातें की, सदीक साहब आपने भी बहुत ज़्यादा बातें की, सदीक फारूक साहब। अब अब्दुल्ला गुल साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आप दोनों की बातें सुन के मुस्कुराते रहे। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो मुस्कुरा रहे थे, किसकी बात से आपको क्या समझ आ रही थी, किस बात पर आप मुस्कुरा रहे थे? अच्छा, अब्दुल्ला साहब की शायद लाइन ड्रॉप होगी। चलें जी, दोबारा मौका मिल गया बसरा साहब आपको बोलने का। जी आपसे मैं जानना चाहूँगी, बल्कि मैं सदीक फारूक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपको कम मौका मिला था बोलने का। ये जो पीपल्स पार्टी है,
बड़ी स्मार्ट पार्टी है मेरी नज़र में, बड़ी तेज़ कह लें, बड़ी चलाक, साढ़े पंजाबी से कहते हैं बड़ी चलाक पार्टी है कि जब आपको याद होगा कि पीटीआई का धरना था नून लीग की हुकूमत के दौरान, तो तब भी इन्होंने कहा स्मार्टली कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अब भी पीपल्स पार्टी कहती कि जी हम मजहब कार्ड का इस्तेमाल जहाँ पे होगा, हम इस धरने के हक में नहीं, एहतजाज के हक में नहीं है। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, स्ट्रैटेजी आप कैसे देखते हैं सदीक साहब? मैं जी या बसरा साहब? आपसे पूछ रहे हो सदीक साहब। खुशी से देखेंगे, जाहिर बात है कि चले कोई तो है जो समझ रहा है कि एहतजाज नहीं करना। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि पीपल्स पार्टी ने वो कहते हैं हम भी किसी चीज़ से डसे हुए हैं, तो हम कुछ चीज़ों को सामने रखते हैं। अब सूरत हाल बदल गई है, 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं और फिर जरदारी साहब ने जो बयान दिया है उसमें यह है कि वो उनकी पार्टी अब धरने में शामिल होगी। असल एक और बात है फिज़ा, डॉक्टर फिज़ा, मैं आपसे अर्ज़ करूं, अवामुन्नास जो हैं वो बहुत मुसीबत में आ गए हैं, उनकी नाक में दम कर दिया इन लोगों ने। 2 वक्त की रोटी खाना गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए, जो इस मुल्क के कोई 21 करोड़ हैं 22 करोड़ में से, उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना। वैसे चौधरी मंजूर साहब ने अभी वाज़ेह अल्फाज में बोला कि पीपल्स पार्टी किसी धरने का एहतजाज का हिस्सा नहीं बने। मुश्किल हो गया। मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा, आप यूं करें कि जरदारी साहब का बयान देखें, उसके बाद मैं बाकी बातें करूंगा। फिर उन्होंने ये भी अभी वेलकम भी किया है। मैंने जो बात बुनियादी की है कि अवाम हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बाहर निकलें, तो हम निकलेंगे, ये एहतजाज पुरअमन होगा। नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले लॉन्ग मार्च अदलिया की बहाली के लिए किया था, बिल्कुल कोई एक गमला भी नहीं टूटा था। लीडरान जेलों में बैठे हुए, जेलों में बैठ के वो फैसले करें कि आखिर धरना देना है, एहतजाज करना है, नहीं करना है। जैसा नून लीग का अगर देखा जाए, आपने भी राय बटी हुई है, किसी की राय क्या है, किसी की राय क्या है, कोई कहता है नहीं करना, कोई कहता है सबसे इजाजत ले लेंगे जाके। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इन्हीं के पीटीआई के वजीर दाखिला एजाज शाह का 92 को दिया गया इंटरव्यू जो आरिफ निज़ामी साहब ने लिया है, वो ज़रा सुने, मैं क्लिप आपको भेजूंगा, आप मुझे अपना नंबर भेजिएगा। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ 4थी मरतबा भी वज़ीर आज़म बन जाते, वो 2-4 आदमी हैं, कोई 2 सेनेटर हैं, कोई 2 MNA हैं, जिनकी वजह से जिन्होंने कुछ ज़्यादा बातें की हैं, तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने। तो असल मसला अब इनके वज़ीर दाखिला ने तो वो जो ये कहते हैं ना, थैले से बिल्ली बाहर निकाल दी, कि मामला यहाँ अना का था कि कुछ लोग चाहते थे हमारी ग़ुलामी करें, उन्होंने कहा हम ग़ुलामी नहीं करेंगे, हम तो सिविलियन हुकूमत है, जो मुंतखब हुकूमत है उसके इख्तियारात हैं। तो ना करप्शन है ना कुछ और है, यहाँ मामला और है कुछ। इसलिए शौकत बसरा साहब अपने वज़ीर दाखिला की बात ज़रा सुन लें पहले, फिर ये बात करें। डॉक्टर फिजा तो वो लीडर हैं और उनकी बात मानते हैं लोग, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर आदमी मानता है। डॉक्टर फिजा जी, अच्छा मैं गुल साहब का एक उनको थोड़ा सा शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी, फिर बसरा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, ठीक है जी। अब्दुल्ला गुल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद फिर मैं बसरा साहब आपसे इन तमाम बातों का जवाब लूंगी। जी देखें डॉक्टर साहब, बात सीधी सी है कि दबाव है, दबाव अगर ना हो तो तमाम हुकूमती हलके जो है वो इस बात के ऊपर मुस्तरब ना हो और उनके बयानात ना दे रहे हों, क्योंकि अगर हो ही कुछ नहीं, ये सियासत बड़ी बेरहम होती है। अगर चीन का सदर आ रहा होता है तो तब भी धरना चल रहा होता है, मुल्क का कश्मीर का अगर मामला चल रहे होते हैं तो भी लोग जो है वो कहते हैं कि हम मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ से। लेकिन असल मसला यह है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह। देखें, आर्मी चीफ साहब का भी एक बयान है और वो ये है कि उन्होंने मुल्क दुश्मन या हुकूमत दुश्मन मुखालिफ जो लोग हैं उनका साथ बनने से कहा गया है कि रोका जाए, उनको कहा गया है कि आप उनका साथ ना बनने दें। तो फिर क्या वजह है? इसका मतलब है कि कहीं कोई धुआं है, कहीं कोई चिंगारी मौजूद है जिसकी वजह से ये धुआं उठ रहा है, ख़तरात हैं। और मैं ये भी आपको बड़े ज़िम्मेदार अंदाज में बता रहा हूँ कि मखलूत हुकूमत भी बन सकती है, क्योंकि अगर इकॉनमी के ऊपर जो है कोई अभी आपका कोई हाल नहीं है, दूसरी तरफ जो है वो आपका कश्मीर के ऊपर अब आप यूनाइटेड नेशन के बाद
अब आप खाली हाथ नजर आ रहे हैं, कोई आपके पास ऐसी कोई जामे स्ट्रेटेजी नहीं है कि अब सर्दियों से पहले पहले हम कहाँ खड़े होंगे। तीसरी तरफ जो है वो FATF जो है उसका इजलास होने चला है और FATF के अंदर मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आपको जो है वो कोई बेल आउट पैकेज मिलेगा या वहाँ से आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। चौथी तरफ जो है वो मोहम्मद बिन सलमान साहब की 2 घंटे की अजीत दोवल के साथ मुलाकात है और उसके बाद जो है वो उठने वाले क्या अवामिल होंगे ये हमें नहीं समझ आ रहे कि वो क्या पाकिस्तान। अच्छा अब्दुल्ला साहब, टू कट शॉर्ट मुझे एक लाइन में बता दें, मौलाना साहब सड़कों पे निकलेंगे, लोगों को जमा करके 15 लोग होंगे, 1500 होंगे, 15,000 होंगे, 15 लाख होंगे, जितने भी होंगे, अगर वो बाहर निकलेंगे तमाम इशू सॉल्व हो जाएंगे जिनको आप हाईलाइट कर रहे हैं? नहीं, कोई इशू सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन असल बात यह है कि ये निजाम खत्म हो चुका है। फिर होगा इसके साथ कोई भी आदमी चाहे वो कितना ही अच्छा और ईमानदार ना हो, तो उसके बाद यह है कि एक ऐसी मखलूत हुकूमत जो है वो सामने आए जो जॉइंटली पाकिस्तान के मामलात को जो है वो संभाले, क्योंकि बहरहाल सियासतदानों ने ही संभालना है। आपको अच्छे लगे ना लगे, लेकिन मुल्ला भी इसी जो है वो मुआशरे का हिस्सा है, मिस्टर भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, जवान औरतें बच्चे बूढ़े समझ आए ना। अगर पाकिस्तान का फायदा चाहते हैं, अभी ऑपोजिशन बेंचों पे बैठ के भी तो मशवरे दे सकते हैं हुकूमत को। सिर्फ इसलिए मशवरा नहीं देना कि सामने वाला जो इमरान खान है तो हम इमरान खान को मशवरा नहीं देंगे। पाकिस्तान की बेंचों पे ऑपोजिशन बेंचों पे बैठ के अच्छा मशवरा दे बेंचों पे बैठ के नहीं बेंचों पे बैठ के जिन लोगों ने मशवरे दिए, क्या उनके मशवरे माजी में माने गए? क्या अब मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप जो है जब कश्मीर के गए मुजफ्फराबाद में तो क्या जरूरी नहीं था कि अक्लमंदी तो ये कि सामने वाला अगर एक्सपीरियंस्ड है वो आपको मशवरा दे रहा है, हम डिपेंड करते हैं अच्छी नियत से बाकी लोगों को भी कोई गलत मशवरा ना दे दे। अच्छा नहीं, यही गुजार देखें, ठीक है, मैं तो यही अच्छी नियत से मशवरा मुझे बताइएगा, ये जो मैशत हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोना मैशत, और नो डाउट इन इट कि मैशत ठीक है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, बच्चे यहाँ पे खुदकुशियां कर रहे हैं कि जी हमने तालीम हासिल की, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं जी, वेटर्स की जॉब कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में लगे हुए हैं, उनको उनके लेवल की जॉब्स नहीं मिल रही हैं। बहुत से मसाइल हैं, इकोनॉमी हमारी बहुत डाउन है, देख लें डॉलर कितनी तेजी से ऊपर गया। लेकिन ये तमाम चीजें एक तरफ, इसाक डार साहब जो मसनूई तरीके से डॉलर को सही रखते थे, फिर इस तरह करना शुरू कर दिया जाए, हमारी वजारत खजाना इसाक डार को फॉलो करना शुरू करें क्या? फिर सिचुएशन में अगर नवाज शरीफ होते, शहबाज शरीफ उनके निके परा होते, पीपल्स पार्टी कोई भी होता, वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता? ये सवाल मैं सदीक साहब आपसे भी पूछूंगी। जी बसरा साहब। डॉक्टर फिजा, इकोनॉमी के हवाले से, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी। ये तो अभी इस टाइम पे वो सिचुएशन है कि एक गाड़ी आपने खरीदी है जो 20 साल से चल रही थी, बल्कि 30 साल से चल रही थी। अब जारी बात है 30 साल के बाद गाड़ी का इंजन पूरा खराब हो चुका है, गाड़ी का इंजन अच्छी तरह से यूज करके सारे पहिए खराब करके आपने पकड़ा दी इमरान खान के हाथ में, और अब आप कह रहे हैं भगाएं इसको और आप रेस लगाएं किसी नई गाड़ी के साथ जो 2009 में 19 में बनी है गाड़ी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। डॉक्टर फिजा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे। मैं गुजारिश ये कर रहा था, इकोनॉमी के हवाले से चैलेंजेस हैं, हमें भी अंदाजा है कि इस वक्त हमें कोशिश करनी है लोगों को रिलीफ देने की, लेकिन ये जो आपने आखिर पे क्वेश्चन किया है, आप जरा ये चेक कीजिए कि अभी सदीकुल इनके मुंह से ये अभी बात कर रहे थे ना, लोग गरीब हैं, तंग हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। मुझे ये पूछें, इनसे पूछ के बता दें कि अगर 70 साल हुकूमत इमरान खान की तो नहीं थी, या प्राइम मिनिस्टर खान साहब तो नहीं थे, या तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं थी, कुछ आमरीत रही, कुछ ये 4-4 3-3 बारियों वाले रहे। वो कौन सी गीदड़ सिंगी है, वो कौन सी रॉकेट साइंस है कि ये तो अमीर से अमीर तर हो गए और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। 1 मिनट, पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। इनके बच्चे जो हैं वो लंदन में अरबों रुपए के घरों में रह रहे हैं, फ्रांस में रह रहे हैं, इनकी जायदादों का इनको पता ही नहीं है कितना माल है इनके पास। वो कौन, अच्छा फिर ये गुर्बत की बात कर, इनको तो सिर्फ ये बात करनी चाहिए कि करप्शन किस तरह करनी है, कमीशन किस तरह खाना है, लूट मार किस तरह करनी है। अगर आज पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं ना, तो इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। हमने तो बिल्कुल, आपने सही मिसाल दी, बिल्कुल ऐसे ही है को जैसे पेशेंट आईसीयू में हो, वो मर रहा था जब हम आए, उसको हमने आईसीयू से बाहर निकाल लिया है। इकोनॉमी के अब इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है बेहतर हुआ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। मैं फिर कहूं, आइडियल नहीं है, हमने बहुत जोर लगाना है, लेकिन जिनका किया धरा है 32,000 अरब का कर्जा आप हमें देकर गए, 1.5 लाख हर बच्चा पैदा होने वाला मकरूज देकर गए,
तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, आज सदीक साहब, मैं सदीक साहब की तरफ आना चाहूंगा। सदीक साहब देखिए, अब जब भी आप एहतजाज करते हैं, ठीक है, सड़कों पर निकलते हैं, धरना देते हैं, और किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का जमहूरी हक होता है, उनसे नहीं छीना जा सकता, लेकिन उसके लिए लीडरशिप मैटर करती है, आप इसको फॉलो करें या फिर वजह क्या है? सदीक साहब मुझे बताएं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, मेरा सवाल सुन लें। मैं बहुत जल्दी जी, बाद में आप बात करें, आप अपनी बाद में बात करें, मैं आपकी इकोनॉमी का जवाब देता हूं जी। सवाल बताएं। मैं ये अर्ज करूंगा पहले तो, सवाल मैंने पूछ लिया, आप जो जवाब देना चाह रहे हैं आप बोल दें। जी को पुरानी 100 साल पुरानी गाड़ी दे दी, जवाब फौरन, ये पुरानी गाड़ी नहीं दी, हमने जीडीपी इनको 5.8 दी। उमर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, 18 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिया, हमने इनको 4% इन्फ्लेशन दी, हमने इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.75 दिया। इन्होंने क्या किया? इनकी जीडीपी 5.8 से 2.4 हो गई है। बैटरी लाइट, आप मेहरबानी करें, आप जरा रुक जाएं, फिर मजीद इनको टाइम दे। अमीर हो गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान के बच्चे फिर उसके बाद क्या हुआ? आप, मैं फिर बकवास करूंगा आपके जवाब में, आप गुस्सा ना करें, आप बुरा मनाएं, बातों का जवाब दें। सदीकुल फारूक साहब जो आप सुन लें, बंद करें अपने मुंह, आप जवाब दे रहा हूं, जवाब दो, मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुनें एक बात, मैं तो कह रहा हूं आप अमीर हो गए। डॉलर 102 का था, इन्होंने नवाज शरीफ को हटाया, डॉलर 116 का हुआ, ये डॉलर 160 का हो गया। फिर आप आ जाइए, हमने 12,000 मेगावाट बिजली दी, इन्हीं के हमाद अजहर ने 3 महीने पहले कौमी असम्बली में, सुन ले जल्दी से सुन ले, कौमी असम्बली में ये बताया कि मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में 35 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया, 33.51 बिलियन डॉलर वापस किए। हमने जो कर्जे 5 साल में लिए, इन्होंने 1 साल में 11,000 रुपए जो है अरब रुपए ले लिए। अब आ जाइए इस बात पर कि इन्होंने ये 70 साल की बात की है, मैंने इन्हें कई दफा जवाब दे चुका हूं, लेकिन ये बाज नहीं आते, वही बात करते हैं। नवाज शरीफ की फैमिली, उनके दादा 100 साल पहले गरीब लोग थे, 1936 में उन्होंने लाहौर में आके स्टील का काम शुरू किया, 1962 में उनके 7 कारखाने थे, ना वो इक्तदार में थे ना वो सियासत में। नवाज शरीफ का वालिद अमीर था, वाला बंदा, ये दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड है डॉक्टर फिजा। अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी जी। अब सर मेरी आप कमेंट, फिर अब्दुल्ला गुल साहब आपका कमेंट लेके मैं बसरा साहब मेरे पास और सुन ले मेरा। डॉक्टर साहब देखें, सीधी सी बात है, फिर तीनों जुमले बोलना चाह रहे हैं जी। जी अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फिजा इनको धरना देने दें। जी डॉक्टर साहब, मैं सीधी बात एक बताऊंगा। देखिए, दुनिया में इस टाइम पे पाकिस्तान के मामलात जो है, अब्दुल्ला साहब वो दो सियासतदान तो बोलते रहेंगे, लेकिन आपके वाली बात लोग जवान को भी सुनना चाह रहे हैं। जी प्लीज बोलिए। जी मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जो इस टाइम पे हालात हैं वो दुनिया में मकरूज होने की बात नहीं है। दुनिया में मकरूज तरीन मुल्क तो अमेरिका है जो 21.9 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज है। तो फिर पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो गुड गवर्नेंस के हवाले से हैं। इतना हमारा कर्जा नहीं है जिसके मुकाबले के अंदर अगर आप ये बात करें। दूसरी बात यह है कि ये ब्लेम गेम तो चलती रहती है। असल बात जो है वो हमारा मुद्दा वहीं खड़ा है कि हुकूमत को कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिसकी वजह से अवाम और नास को रिलीफ मिले, और वो जो हल्के हैं मुक्तदर हल्के, उनको भी जो है वो कम अज़ कम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर न डाला जाए कि जहां जो मजबूरियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा आड़ी आ जाएं। अमेरिका को इस खित्ते से इनखला करना है। मईशत हमारी जो है वो आपने देख ही लिया कि आर्मी चीफ साहब के पास जो है वो बाकायदा गए और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अच्छी बात सुनते हैं, हमारा बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं वो, लेकिन उसके बाद फिर अमल नहीं होता। ये वो सारे अवामिल हैं जो कि लोगों को उकसाएंगे कि वो सड़कों पर आ जाएं। ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ मौलाना नहीं होंगे बल्कि उनके साथ अगर इसी अंदाज में अगर हुकूमत ने कोई रिलीफ पैकेजेस ना दिए तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर अवाम नास जो है वो साथ खड़ी हो जाएगी। 16,000 से ज़्यादा लोग
डेंगू का शिकार हैं सिर्फ रावलपिंडी के अंदर। एक इमरजेंसी नाफिज है, क्रिकेट है तो वो जो है अफवाज के ज़ेर साया हो रही है। अगर वो इकोनॉमी की मीटिंग है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। देखें हुकूमत कहाँ खड़ी है। इसी टाइम पे जब जलजला आता है तो वो अफवाज पाकिस्तान की जो है लाजवाल कुर्बानियां फिर सामने आती हैं। और फिर आखिर में जो गुजारिश है वो ये है कि इस टाइम पे जो पंजाब की गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको मेरे ख्याल में जो है पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए। तो ये मेरी गुजारिशात। ठीक है, पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए। ठीक है जी, प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। तमाम मेहमानों का, सिद्दीकुल फात का, शौकत बसरा साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, अगर जिंदगी ने वफा की। सेम टाइम सेम चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।